साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग RO-ARO 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न पत्र होता है, उसमें जो पूर्व की जो RO-ARO की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो RO-ARO के 2021 के ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन का एक हल प्रश्न पत्र या पूर्वावलोकन निकाला गया है, उसको यहाँ पर हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे, जहाँ पे आपको पूर्व के पूछे गए प्रश्नों को व्याख्या के साथ दिया गया है। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि आपका एक तरीके से पूर्व के प्रश्नों का एक रिवीजन हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री वाले पोर्शन का, जो प्राचीन भारत का इतिहास वाला पोर्शन है, उससे संबंधित जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है पाषाण काल का, कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त होते हैं कहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सराय, नाहर, राय और महदहा दोनों जगह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ए और बी दोनों पे सही हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3 स्थान ऐसे हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विवर्स में 3 स्थान बताए गए, महदहा, सराय, नाहर, राय और दमदमा। इन तीनों ही स्थलों से जो है हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए। कथन कारण वाला अभिकथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। सही बात है। ठीक है, कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इस वजह से ये गंगा घाटी में जाते हैं विंध्य क्षेत्र से होकर के। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। जबकि जो अजंता और बाघ की जो गुफाएं हैं, ये या जो स्थल है, ये शैलकृत गुफा चित्रकला जो है ये ऐतिहासिक कालीन है तथा और अमरावती जो है ये अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें मिलान करना कि किस नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आपका क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा जो है आपका यहाँ पे देखेंगे तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो हड़प्पा 3 से मिला दीजिए, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा जो है ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद लोथल जो है, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। तो 3214 अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाए गए हैं? तो ये आपका मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में से धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ पर मिला है? तो ये लोथल से मिला है। आगे देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, हड़प्पा के बारे में जो खोज होती है या इसका उत्खनन जो करते हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं दयाराम शाहनी। यहाँ ऑप्शन में आप देखिए, हड़प्पा का दयाराम शाहनी, अर्थात 3 से मिला दीजिए। इसके बाद हस्तिनापुर का कौन करते हैं? बीबी लाल। ठीक है, हस्तिनापुर का बीबी लाल करते हैं, 4 से मिला दीजिए। तक्षशिला का जो है जॉन मार्शल करते हैं, जॉन मार्शल था, 2 से मिला दीजिए। कौशाम्बी का जो है NG मजूमदार करते हैं, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3421 देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में जो चर्चा है किसकी है? तो ऋग्वेद में
ऋग्वेद में आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, 4 से मिला दीजिए। यजुर्वेद में क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड है, 2 से मिला दीजिए। सामवेद में क्या है, संगीत में स्रोत है, 1 से मिला दीजिए। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, तो 3 से मिला दीजिए। 4 2 1 3 अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद क्या है, ये आपके स्तोत्रों का संकलन है। अगला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने ऋषि के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो वासुकी ने प्रस्तुत किया। और मथनी के रूप में मंद्रांचल जो पर्वत था उसका इस्तेमाल किया गया। और विष्णु भगवान ने कूर्मा अवतार धारण कर मंद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, तो होता का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए किया गया है वैदिक काल में। अगला है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, तो ये जो है उपाध्याय कहलाते थे। क्या कहलाते थे, उपाध्याय कहलाते थे। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एतरे कौशतकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। तांडव महाब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण का अथर्ववेद से संबंध है। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अगला बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से। कौन सा अभिलेख, रुमिन देई अभिलेख से सूचना यह मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख यह वर्णन करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो बुद्ध धम्म संघ ये अभिप्राय है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आते हैं, तो ये जो है उदयन, वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आते हैं। अगला है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, तो प्रथम वाले का संचालन जो है, जो कि आपका राजगृह में होता है, महाकश्यप करता है, महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत या परिषद होती है किसके समय में, तो ये कनिष्क के समय में होती है। किसके समय, कनिष्क के समय में होती है। देखिए, पहली वाली जो होती है बौद्ध संगीत समिति, ये आपका अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगीर में होती है, सप्तवर्णी गुफा में संपन्न होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के समय में होता है, और कहाँ पे, वैशाली में। तीसरा जो होता है वो सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में होता है। चौथा जो होता है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवल में होता है। चौथा वाला छोड़ के बाकी जो 3 होते हैं वो आपके बिहार में होते हैं। अगला है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ होता है, तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर, वैशाली में होता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किस काल की है, तो ये जो है आपका गुप्त काल की है। किस काल की, गुप्त काल की है। आगे चलते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो इसमें अंतिम कौन थे, सुबद्ध थे। कौन थे, सुबद्ध थे, सुबद्ध। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, एक सेकेंड। अगला, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये जो है माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक थे नागार्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका थी। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा था। अगला है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं
चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो बी ऑप्शन देखिए, चैत्य जो होते हैं ये पूजा स्थल होते हैं, जबकि विहार निवास स्थल होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक सेकेंड। सप्तवर्णी गुफा, सप्तवर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? राजगृह में या राजगीर में उपस्थित है, जहां पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका महाराष्ट्र के पुणे में कार्ले नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 सूचियां दी हैं, आचार्य और उनके सिद्धांत, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, लकुलिश पाशुपत 3 से मिला दीजिए। नागार्जुन जो है शून्यवाद 2 से मिला दीजिए, 3 2। भद्रबाहु जैन है तो 4 से। गोशाल आजीवक हो जाएगा 1। 3241 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित। तो निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आपके अभिनंदन है, इन चारों में जो पहले अभिनंदन है, फिर आपका पद्म प्रभु आते हैं, पद्म प्रभु, फिर आपका विमलनाथ आते हैं, और फिर सबसे लास्ट में मुनि सुब्रतनाथ आते हैं। ठीक है, तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, अर्थात ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ए वाला सही है। यहाँ एक बार जो जैन संस्थापक होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। तो देखिए, जैन ग्रंथ में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। इनको एक बार नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, ठीक है, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, इसके अतिरिक्त मल्लिनाथ, मुनिसुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, शाल वृक्ष के नीचे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सा है? तो ये आपका कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी है। आगे चलते हैं, शैव एवं भागवत धर्म से संबंध में। नैनार कौन थे? ये आपके शैव उपासक थे, जबकि वैष्णव उपासकों को अलवार कहा जाता था। आगे चलते हैं, नैनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी थे। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी रही है? तो ये जो है आपका 9 रही है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए 9धा भक्ति को मान्यता दी गई है, मतलब भक्त के 9 रूपों को मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वाराह अवतार को। आगे चलते हैं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ की याद में निकाली जाती है, या उनके सम्मान में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो यह है आपका खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। देखिए, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है उसका हाथी गुफा अभिलेख ही है। आगे चलते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता रहा है? तो महापद्म नंद वंश का शासक महापद्म नंद रहता है। मगध वर्ष से सुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित होता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये आपका बिंबिसार के दरबार से संबंधित था।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अंगराज की राजधानी चंपा थी, कौशल की अहिछत्र नहीं थी, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर थी। देखिए, कौशल की क्या थी, कौशल महाजनपद की राजधानी, ये कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, तो अन्य जो है सभी सुमेलित हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, परंतु कौशल की जो है वो अहिछत्र नहीं थी। कौशल की क्या थी, श्रावस्ती थी, और अहिछत्र जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी रही है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य रही है। अगला है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी, तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कंबोज, राजपुर या हाटक, अश्मक, बोतन या पोटिल, शूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो देखिए, शूरसेन कहाँ के थे, मथुरा के, ना कि कौशाम्बी के। ठीक है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूनानी आक्रमण के बारे में। तो ये है पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से होती है। कौन कौन से। पहला, उस पश्चिमोत्तर समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही बात है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये आपका सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये इसमें शामिल नहीं है उसकी सफलताओं के कारण में। तो यहां पर आपका 1 2 3 अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम की तरफ पराजित किया। तो पुरु या पौरस। आगे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में। गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है किससे, तो यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो ये मिली थी कालसी, उत्तराखंड के कालसी में, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था, तो ये आपका मिस्र का शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, उनमें से एक मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। तो मुद्राक्षस में, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, कुल 7 श्रेणियों में विभाजित था समाज। दार्शनिक, कृष्ण, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। इंडिका का मूल लेखक कौन था, इंडिका का मूल लेखक मेगस्थनीज था। कौन था, मेगस्थनीज था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विधवा पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। तो मनुस्मृति में किया गया है। इसमें यह था कि पुरुष तो पुनर्विवाह कर सकते हैं यदि उनकी पत्नी मर गई, परंतु महिला नहीं कर सकती थी। अगला 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। इन 2 सूचियों को सुमेलित करना है। तो चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस 2, बिंदुसार जो है अमित्रघात, अशोक जो है पियदर्शी 1, चाणक्य विष्णुगुप्त चौथा। तो 2 3 1 4 अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ठीक है, चूंकि ये ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों की बात कर रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने, अर्थात यहाँ पे 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। आगे है मौर्योत्तर काल। तो शक संवत का प्रारंभ होता है, तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है। वहीं विक्रम शक संवतों में कितना वर्षों का अंतर है, 135 वर्ष का है। आगे चलते हैं, इधर निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी।
तो इसमें आपका मौर्य वंश का भी था अशोक के समय में और कुषाण वंश का भी था, तो बी और सी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो ये सातवाहन था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन में सातवाहन सबसे पुराना था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता है? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये जो है आपका मत्स्य पुराण में, किसमें? मत्स्य पुराण में मिलती है। नीचे दो वक्तव्य दिए कथन कांड वाला। कथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास होता है। सही बात है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड इधर देखिए। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? रवतक अभिलेख का नाम है, तो इसमें जो है श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। इन सूचियों को जो है वो सुमेलित करना है। तो देखिए, डिमेट्रियस किससे संबंधित था? तो ये हिंद यूनानी था। 3 रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन शक था। गोंडो फर्नीज जो है ये आपका पहलो हो गया। बिम जो है ये शाक हो गया। बिम कुषाण हो गए हैं। एक सेकेंड, डिमेट्रियस देखिए, डिमेट्रियस हिंदी यूनानी थे। रुद्रदामन शक हैं। ठीक, चौथा वाला गोंडो फर्नीज जो है हिंदू यूनानी ये, और बिम जो है ये कुषाण से संबंधित रहा है। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? नासिक का अभिलेख शासक गौतमीपुत्र, हाथी गुफा खारवेल, भितरी शिलालेख या अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय हैं, तो ये सही नहीं। गिरनार का रुद्रावन प्रथम ये सही है, परंतु जो सी वाला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय भितरी से संबंधित है, ये गलत है। देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या बताया कि भितरी जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। भितरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। ठीक है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग की बात करें तो शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता रहा है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, और जो चांदी का सिक्का होता है उसे रुपया नाम दिया जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। आगे चलते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग की बात करें, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया और शक राज्य में प्रचलित करवाया। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुपये कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। ठीक है। योग के आविष्कारक कौन थे? योग के आविष्कारक पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। ठीक है। अगला है मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम, सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कणाद और मीमांसा के जैमिनी। फिर 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। वल्लभाचार्य
इन दोनों को हमें सुमिलित करना है। तो देखिए, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत 3, मध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। तो देखिए 2, 3, 1, 4 यहाँ ऑप्शन में देखते हैं। 2, 3, 1, 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर? कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। और देखिए, जो ये समारोह था उसमें सम्मिलित होने वाले को महामोक्ष परिषद कहा गया। ठीक है, इस सम्मेलन को महामोक्ष परिषद कहा गया। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ लेख से यह पता चलता है। भीतरी स्तंभ लेख से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और सिक्कों की धातु। देखिए, कुषाण ताम्र और स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के जारी करते हैं। गुप्त स्वर्ण एवं रजत का। सातवाहन स्वर्ण सिक्कों को जारी नहीं करते हैं। ठीक है, ये शीशे के सिक्के जारी करते थे। तो इसके अंदर कलचुरी स्वर्ण रजत तथा ताम्र तीनों के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी व्याख्या देखें तो कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, यदि भारत में सर्वप्रथम हिंद यमन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत के भी सिक्के चलाए थे। एक सेकंड, देखिए यहाँ पर रामशरण शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे, जबकि एम्पायर्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री के अनुसार सातवाहनों ने अल्प मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। आगे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं। तो शैव धर्म के लिए। ठीक है, और इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं सदी या सती ईस्वी माना जाता है। आगे चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने। और राष्ट्रकूटों में किसने? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। आगे चलते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को प्राप्त था? तो जैन धर्म को। वैसे तो बेसिकली ये हिंदू धर्म को मानते थे, परंतु ये जैन धर्म की तरफ टेंटेड थे। फिर 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। स्तूप की यदि बात करें तो स्तूप आपका सांची 2, चित्रकारी जो है वो बाघ की गुफाओं में है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्तियां मथुरा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। 3, 2, 1, 4, 3। एक सेकेंड। 2, 1, 4, 3 तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो यहां आगे चलते हैं। अगला है, 2 सूचियां फिर दी गई हैं, स्थान और स्मारक, इनको सुमेलित करना है। एलिफेंटा की गुफाएं क्या हैं? एलिफेंटा की गुफाएं ही हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 3 से मिला दीजिए श्रवणबेलगोला मूर्ति है। 4 से मिला दीजिए खजुराहो ये क्या है? ये मंदिर है। सांची की क्या है? स्तूप। सांची के आपके स्तूप हैं। तो 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, फिर 2 सूचियां दी गई, ऐतिहासिक स्थल और राज्य, इन्हें सुमेलित करना है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो 2 से मिलाइए। शोर टेम्पल तमिलनाडु में 3 से मिलाइए। हम्पी कर्नाटक में 4 से मिलाइए। मानस असम 1 से मिलाइए। तो 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 अर्थात बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो देखिए, ग्वालियर का तेली जो मंदिर है, ये इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना, बल्कि पूरा जो मंदिर है वो आपका उत्तर भारतीय शैली में बना है, नागर शैली में। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन
प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग की चर्चा करेंगे। तो निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो बेसिकली ये चोल के बारे में है, परंतु ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि देखा जाए तो उस समय अधिकांश राजाओं के यहाँ क्या कहती है, वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा थी, परंतु चोल वंश में कुछ थोड़ा ज़्यादा टिंटेड दिखाई पड़ते हैं ये। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये अरकमेडू जो पुरा स्थान है वहां से। आगे चलते हैं, इससे अगला है, एक सेकेंड। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग की चर्चा करें तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल बेसिकली किए हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बात करनी है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था? तो ये भेजा गया था चालुक्य राजा कुमार पाल के द्वारा। किसके द्वारा? चालुक्य राजा कुमार पाल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो ये थे कंबन। कौन थे? कंबन थे, 12वीं सदी के रचयिता थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध होता है, कब होता है? तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में होता है, ठीक है। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में होता है, इसमें राष्ट्रकूट विजयी होते हैं और चोल पराजित होते हैं। आगे चलते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई में है, और वहीं पर संगम काल के जो प्रथम और तीसरा जो संगम होता है वो यहीं पर होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, या प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार की बात यहाँ करेंगे। तो अष्टध्यायी की बात करें तो ये आपका पढ़नी 4 से मिला दीजिए। महाभाष्य का पतंजलि हो गए, अष्टध्यायी का पढ़नी हो गए, महाभाष्य का पतंजलि हो गए। निरुक्त का यास्क हो गए, वर्तिक का पढ़नी, वर्तिक का कात्यायन हो गए 2। तो 4 3 1 2 ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार संबंधित रहा है, तो 4। कालिदास जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार संबंधित 1। हरिश्चंद्र हर्षवर्धन के समय संबंधित, हरिश्चंद्र जो है वो समुद्रगुप्त के समय के थे। बाण भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के समय के थे। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद राज के काव्य रचयिता जो है वो जयदेव को माना जाता है। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट जो हैं एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री रहे हैं। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे महेंद्र वर्मन थे। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? तो परमार वंशीय शासक भोज के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। किस नाम से? पुस्तक का नाम क्या था? सम्रांगण सूत्राधार था। हर्षक ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो इन्होंने जो है प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली का किया था, परंतु हर्षचरित का नहीं किया था, ठीक है। तो आपका 1 2 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी कौन थी? तो ये थी भगवती सरस्वती थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? पाल वंशीय धर्मपाल ने। निम्नलिखित शासकों
के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए कोट्स के सहायता से चयन कीजिए। तो देखिए इसमें आपके सबसे पहले यशो वर्मा आएंगे, ठीक है, फिर आपके धंग आएंगे 2 पे, मतलब यहाँ पे 2 पे, इसके बाद आपके कीर्ति वर्मा आएंगे 1, और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में कीर्ति वर्मा, ठीक है। 3214 आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखिए 3214 ए ऑप्शन। गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? तो ये जो आदि वराह की उपाधि है ये मिहिर भोज की थी। किसकी थी? मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और वैष्णव धर्मानुयायी था। यह आदि वराह तथा प्रभा जैसी उपाधियां धारण की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम शाही खां था। क्या था? शाही खां था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो प्राचीन भारत वाला जो पोर्शन था उसको यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।